सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद म्यूट रहा है आपको। हाँ सर म्यूट रखा है। हाँ बेटा देखो, मैंने जो लास्ट टाइम आपको बताया था चित्रंग था पाई बॉन्ड के बारे में, उसमें मैंने पहले बताया था 2p/2p, सेकंड बताया था आपको 3d/2p, और एक चीज बताया था यहाँ पे 3d/3p, फिर और एक चीज बताया था 3p/3p। मैंने बताया था कि इफ यू हैव टू अरेंज दीज 1 2 3 एंड 4, अगर आपको अरेंज करना होगा आप ऐसे करेंगे। जो जिसका एनर्जी कम होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी, सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे कि अगर आप देखेंगे सब में पाई बॉन्ड ही बन रहा है, क्योंकि P2 2 अब देखिए सबसे पहले एनर्जी कंसंट्रेशन लेंगे, इसका 2 है, इसका 2 है, तो इसका सबसे लोएस्ट एनर्जी, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा यहाँ पे, लोएस्ट एनर्जी वाले का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, फर्स्ट वन हाईएस्ट स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे इनमें से देखना है बाकी तीन में किसमें लोएस्ट एनर्जी है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, अब बाकी में 3 3 3 3 3 3, कोई मसला ही नहीं है, बहुत तेजी से हम चल सकते हैं, क्योंकि एक तो 2p है, दूसरा यहाँ पे d है। डी का जो ऑर्बिटल होता है वो होता है इस तरीके से, मैंने यही बताया था कि डी ऑर्बिटल का जो इंक्लाइनड होता है, इंक्लाइनड की वजह से, क्योंकि हम ओवरलैपिंग की बात कर रहे थे वीबीटी में, हायर दी ओवरलैपिंग हायर विल बी द स्ट्रेंथ। अब इंक्लाइनड की वजह से अगर आप देखेंगे दो पी ऑर्बिटल जो होंगे इनकी ओवरलैपिंग कम होगी कंपेयर टू दैट ऑफ d/d और कंपेयर टू दैट ऑफ d/p, इसलिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे आएगा दिस वन, सेकंड की स्ट्रेंथ। एक तो एनर्जी भी है, एक तो 2p और दूसरा 3d, मतलब इसकी जो नेचर है इंक्लाइनड नेचर है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। थर्ड देखिए, अब इसमें मसला था क्या पहले 3/3p को रखेंगे कि पहले 3d/3p को रखेंगे। इसके लिए मैंने यही क्वेश्चन आंसर बोला था कि बेटा यहाँ पे d की वजह से, यही आंसर है इसका, यहाँ पे जो d है इंक्लाइनिंग नेचर की वजह से यहाँ पे ये वाला ओवरलैपिंग जोन ज्यादा होगा, ओवरलैपिंग जोन इन दिस केस विल बी मोर देन दैट ऑफ दिस 3/3, दैट इज व्हाई थर्ड विल कम फर्स्ट एंड लास्ट लोअर स्ट्रेंथ वाला होगा दिस वन 3p/3p, ये मैंने बताया था। चलो अच्छी बात है, आप समझ आया होगा, होप सो। तो ये मैंने बताया था, क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत टिपिकल क्वेश्चन भी कभी, तो मैंने आपको आंसर इसके बताए थे। आज भी हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है रिगार्डिंग मैंने आपको कल बताए थे बहुत सारी चीजें। देखो बेटा, आज और एक बात करूंगा मैं, पहले हाइब्रिडाइजेशन की बात चल रही थी, हाइब्रिडाइजेशन कंटिन्यू है, हाइब्रिडाइजेशन। और एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं बेटा, अगर यहाँ पे आप देखेंगे इसको हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। अगर आपके पास दिस शेप है, दिस शेप फॉर एग्जांपल, दिस शेप इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, अगर मैं इसको +L करूँ या -L करूँ, अगर +L करूँगा तो ये बनेगा, -L करूँगा तो क्या बनने वाला है, जिसको आप स्क्वायर पिरामिडल भी बोलते हो। स्क्वायर पिरामिडल मतलब एक लीगेंड अगर निकलेगा तो ये बनेगा, ये वन ऑफ द लीगेंड इज, यहाँ पे जाके एलिमिनेट हुआ तो ये शेप बनेगी। इस शेप को हम बोल सकते हैं, अगर ये शेप ऑक्टाहेड्रल है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मोनोडिकैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हैं, मोनोडिकैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी, मोनोडिकैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हैं। और ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी क्वेश्चन कभी टर्म पूछी जाती हैं तो आपको नहीं पता होता है, बहुत सिंपल होता है। मतलब ये ऑक्टाहेड्रल है, यहाँ पे कैप है एक्चुअली इस तरीके से, इसके साथ भी ज्वाइन है, फिर ये इसके साथ भी ज्वाइन होता है, ये एक्चुअल ऑक्टाहेड्रल की शेप है, जो आपको लगता है पता नहीं क्या बनाया सर ने। मतलब ये ऑक्टाहेड्रल है। अगर मेरे पास एक कॉपी है, इस कॉपी के ऊपर है एक कैप जैसी, यहाँ पे भी अटैच, इसके साथ भी ये लीगेंड अटैच, इसके साथ भी अटैच लीगेंड, इसके साथ भी अटैच लीगेंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक नीचे वाली कैप हटा दूं तो मैं बोल सकता हूँ इसको स्क्वायर पिरामिडल की जगह में इसका और एक नाम भी लिख सकता हूँ, मोनोडिकैप्ड ऑक्टाहेड्रल है। तो ये ऑक्टाहेड्रल ही, बट उसको जाके एक जो केप है वो जाके डिकैप किया है, मैंने हटा दिया, तो मोनोडिकैप्ड ऑक्टाहेड्रल आल्सो इसको हम बता सकते हैं। या हम इसको बोल सकते हैं, स्क्वायर पिरामिडल तो आपको पता है, स्क्वायर पिरामिडल को स्कैपिंग है,
तो हम इसका और एक नाम लिख सकते हैं मोनोकैपिंग, मोनोकैप्ड स्क्वायर प्लेनर, मोनोकैप्ड स्क्वायर प्लेनर भी बोल सकते हैं। सिर्फ नाम मैंने बता दिया और कुछ नहीं किया, टेंशन मत लेना, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कुछ और भी शेप्स हैं, फॉर एग्जांपल स्क्वायर प्रिज्मेटिक है, स्क्वायर प्रिज्मेटिक इज देयर। स्क्वायर प्रिज्मेटिक ये होता है, फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे बना दिया और फिर नीचे से भी थोड़ा सा इसको ऐसे करके इस तरीके से बनाऊंगा, ये इसके साथ ज्वाइन, ये इसके साथ ज्वाइन, ये इसके साथ ज्वाइन, और ये थोड़ा सा ये टिल्ट करके इसके साथ दोनों को बनाऊंगा इस तरीके से। देखिए बेटा, ये होगा इसके साथ, ये होगा इसके साथ, इसके साथ, ये होगा। ठीक है बेटा, ये देखिए यहाँ पे जाके इसको, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्क्वायर प्रिज्मेटिक। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर प्रिज्मेटिक। मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर्स के नाम बता रहा हूँ, स्क्वायर प्रिज्मेटिक। इसके दो फॉर्म्स हो सकते हैं, इक्लिप्स्ड भी हो सकता है और स्टैगर्ड भी हो सकता है। इसको इस तरीके से बना सकते हैं, मतलब ये यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर जब बनाएंगे वो आपको दिखेगा नहीं, तो इसलिए इसको ऐसे बनाते हैं, नीचे ऐसे, मतलब दिस स्क्वायर इज जस्ट दिस स्क्वायर इज जस्ट इन साइड ऑफ दिस, मतलब इसके जो ऊपर है यहाँ पे आएगा, जैसे मैंने हाथ यहाँ पे रखा इस तरीके से आपको ये दिखेगा, आपको जस्ट एक ही स्क्वायर, बट इसके पीछे एक होगा। ठीक है बेटा, तो ये होगा, ये जो फॉर्म होगी जिस तरीके से आप वहां पे बनाते हो CH3 के केस में, मतलब आप बनाते हो ये इस तरीके से आप बनाते हो, मैं आपको दिखाऊंगा ये जो आप शेप बनाते हो, ये जो आप यहाँ पे बनाते हो ना, ये शेप ये बनाते हो, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, देखिए बेटा, आप ये बनाते हो दिस वन, ये जो आप बनाते हो ये इसको आप बोलते हो क्या? इक्लिप्स। ठीक है, इसको आप इक्लिप्स बोलते हो। तो ये पता होता है कि एक्चुअली इसके पीछे है। इसी तरीके से यहाँ पे स्क्वायर प्रिज्मेटिक को बना सकते हैं, इट इज इक्लिप्स, मतलब जस्ट ये स्क्वायर के पीछे है। सेकंड, अगर देखेंगे ये स्क्वायर बना दिया, फिर जो दूसरा स्क्वायर है इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, तो इसको बोलेंगे स्टैगर्ड, इसलिए डरने की जरूरत नहीं, ये भी आप बता सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बता दिए कि किस तरीके से क्या हो सकता है। कल हमने RE जो लास्ट वाला था उसका था जो ReH9 नेगेटिव, मैंने शायद लिखा भी था, तो जिसने नहीं लिखा होगा वो लिख सकता है इसको, कल ये छूट गया था। फिर मैं आया था फार्मूला पे, फार्मूला से हम स्टार्ट करेंगे आज। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, रिगार्डिंग स्ट्रक्चर आपको ये पता होना चाहिए। चलिए बेटा, मैंने कल बोला था ड्रैगो ट्रिक क्या है, तो मैंने आपको वो पहले, आज हम इसी को अप्लाई करेंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे। तो ड्रैगो ट्रिक मैंने आपको बोला था कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आप निकाल सकते हो हाफ ऑफ V माइनस V प्लस M माइनस C प्लस A। ठीक है, V क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। V is the valence electron on central atom. M is the monovalent atom or group attached. Monovalent atom or group attached directly to the metal, directly with the central atom. मेटल में ज्यादातर बोलता हूँ क्योंकि इनऑर्गेनिक वाला हूँ ना, इसलिए मुझे ज्यादा कोऑर्डिनेशन पे ध्यान है। सेंट्रल एटम, C is the charge of cation, C is the charge of cation and A is the charge of anion। बस बात खत्म। अगर मोनोवेलेंट एटम नहीं होगा तो आपको ऐड नहीं करना है, M की जगह आपको कुछ नहीं लिखना है, रिमेंबर दिस। अगर यहाँ पे आपको मोनोवेलेंट एटम नहीं है या ग्रुप नहीं है तो जाके आपको वहां पे कुछ नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, तो ये आप देखिए इस फार्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे, इसको आप ध्यान से देखिएगा।
देखिए बेटा, मैं इससे पहले आपको पहले एलिमेंट्स भी आप देखिए क्या क्या है। एलिमेंट्स के बारे में आपके दो तरीके के एलिमेंट्स हैं, एक है ट्रांजिशन एलिमेंट। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए जाके यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेन ग्रुप एलिमेंट। इनकी डिफरेंशिएशन ऑन द बेस ऑफ व्हाट? दोज एलिमेंट्स which have only one shell incomplete, which have only one shell incomplete, जिसमें जाके एक ही शेल इनकम्प्लीट है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, सोडियम का केस में क्या है? 281, ओनली लास्ट शेल इज इनकम्प्लीट। क्लोरीन है आपके पास 287, लास्ट शेल इज इनकम्प्लीट। बट अगर आप इसकी बात करेंगे, दोज एलिमेंट्स विच हैव मोर देन वन शेल इनकम्प्लीट, दोज एलिमेंट्स which have more than one shell incomplete, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आयरन है आपके पास, मैं लास्ट लिख रहा हूं 3s2 3p 3p6 3d6 भी है, 3d6 या मैं पहले लिखूंगा 3p6 3d6, ठीक है बेटा। और 4s2, देखो यहाँ पे देखो कितने शेल्स इनकम्प्लीट है, यहाँ पे देखिएगा इसमें कितने शेल्स इनकम्प्लीट हैं। आयरन के केस में 3s2 3p6 3d6 4s2, देखो अभी ये dv इनकम्प्लीट है, दिस शेल इज इनकम्प्लीट, थर्ड शेल इज इनकम्प्लीट, आल्सो 4s2 4p0 4d0 4f0, ये शेल भी इनकम्प्लीट है, ये शेल भी इनकम्प्लीट। मोर देन वन शेल इज इनकम्प्लीट, मोर देन वन शेल इज इनकम्प्लीट। दैट इज वाई, यही रीजन है कि आप जिंक कैडमियम और मरकरी को नहीं बोलते हो ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक कैडमियम और मरकरी इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। किस को? जिंक कैडमियम एंड मरकरी, ओनली वन शेल इज इनकम्प्लीट, दैट इज वाई these are called as D block elements but not transition elements. These are called zinc cadmium mercury as not transition elements but D block elements. यहाँ पे याद रखिए। आप इसको अप्लाई कैसे करना है? सेंट्रल एटम को आपको पता है कि मैंने बता दिया, बिगर इन साइज, लेस इन नंबर, मोर वैलेंसेस। आप इसको आपको अप्लाई करना है, किसी पे आप अप्लाई करेंगे इसको, पहले इसको अप्लाई करेंगे आपको समझाने के लिए, एक दो एग्जाम्पल को करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा रिगार्डिंग दिस, फिर आगे बढ़ेंगे आपके जो टॉपिक मेन है आज का, ठीक है। चलो अप्लाई कर लो इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करेंगे इसकी, फॉर एग्जाम्पल जो स्ट्रक्चर होता है जनरली, इसमें आपको दो चीजें होती हैं। एक आप अप्लाई करते हो इसमें क्या क्या, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड भी आप अप्लाई कर रहे हो। चलो कर लो इस पे अप्लाई। मैं कोई भी एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल चलो SF4 पे अप्लाई करेंगे, SF4 या SF5 पे अप्लाई करो, SF4 इस पे अप्लाई करो। देखो बेटा H किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। SF4 पे अप्लाई करेंगे, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने सेंट्रल एटम के, लोएस्ट इन नंबर इज सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 4, क्योंकि फ्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7 इट इज मोनोवैलेंट, हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट, फ्लोरीन इज मोनोवैलेंट। 4 इसलिए अप्लाई किया क्योंकि ये 4 है, माइनस चार्ज कुछ नहीं है, प्लस एनायन कुछ नहीं है, तो कितना हो गया? 10। हाफ ऑफ 6 + 5 = 10, ठीक है। देखो कितना इजी से आप बता सकते हो। अदरवाइज अगर आपको पहले बोलेंगे SF4, जब आप जल्दी करते हो तो आप बोलेंगे कि सर जल्दी स्क्वायर प्लेनर होगा, सर टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि आपने सीधे लिगेंड को देखा तो आपने बता दिया। बट अगर आप इसको अच्छे से कर रहे हो, SF4 को मैंने इसे जानबूझकर एग्जांपल ली, तो जाके आपको 5 ऑर्बिटल आएगा, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब आपको पता है कि जिसका H होता है 5, उसकी शेप क्या हो सकती है? उसकी शेप होगी sp3d, 3 और 1 हो गए 4 और 1 हो गया 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसका जो शेप आ गई, कौन सी शेप आ गई?
इसमें आपको टीबीपी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आप बता सकते हो इजीली कि सर ये टीबीपी शेप होगी। अदरवाइज अगर आपने SF4 देखा सर स्क्वायर प्लेन में होगा, टेट्राहेड्रल होगा, गलत होगा। तो इसी तरीके से आप आगे भी बढ़ सकते हो, आप किसी एग्जाम्पल में भी देख सकते हो कि क्या मतलब यहाँ पे इसकी शेप क्या होगी। जनरली इन्हीं एग्जाम्पल्स में गड़बड़ होता है कि आप जल्दी बोलते हो और आपको पता ही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इनके साथ PCl5 के केस में भी आप देख सकते हो। H निकालेंगे आप, हाफ ऑफ फास्फोरस के कितने टोटल है 5 नाइट्रोजन फास्फोरस, यस, प्लस 5 ये है, चार्ज कुछ नहीं है तो 5 + 5 हाफ 10 हो गया, 2 5 10 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 10 है 5 है यहाँ पे, तो इसका भी क्या होगा sp3d। तो sp3d होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब किसी का भी यूज करिए कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल CO3 2 नेगेटिव, आप मत बोलेंगे सर वही एग्जाम्पल बता रहे जिसमें कोई टेंशन नहीं है। CO3 2 नेगेटिव भी आप देख सकते हो, कोई भी देखेंगे आप CO3 2 नेगेटिव। जब मैं इसको देख रहा हूँ यहाँ पे H करूंगा यूज, कार्बन पे के ऊपर कितने हैं हाफ, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। ऑक्सीजन इज नॉट मोनोवैलेंट, रिमेंबर दिस, ऑक्सीजन इज नॉट मोनोवैलेंट, ऑक्सीजन इज नॉट मोनोवैलेंट, इट इज बाइवैलेंट, इसलिए इसको ऐड नहीं करेंगे। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम इज 0। चार्ज कितना है, एनायन 2 है तो इसे +2 करेंगे, कैटायन को माइनस करना है, एनायन को प्लस करना है। 4 + 2 कितना हो गया 6, 2 3 are 6। H = 3 पता है, H = 3 होगा तो sp3 होगा, sp2 होगा, स्क्वायर प्लेनर, सॉरी ट्राइंगुलर प्लेनर, ट्राइंगुलर प्लेनर, मतलब CO3 का इस तरीके से होगा, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, फिर आप वो स्ट्रक्चर अप्लाई कीजिए जो आपको मैंने बताया लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसमें CO3 2 नेगेटिव होगा तो नेगेटिव यहाँ पे भी, नेगेटिव यहाँ पे भी, फिर ये हाइब्रिडेशन करके ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये आप दिखा सकते रेजोनेंस के। समझ आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। H निकालना बहुत सिंपल है। H निकाला, H निकालने के बाद आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, पता है। फिर आप पॉसिबिलिटी देखेंगे कि यहाँ पे क्या बन सकता है, sp2 TBP बन सकता है, क्या बन सकता है। मैंने मेन ग्रुप क्यों बोला था, मैंने ट्रांजिशन मेटल क्यों बोला था, वो भी बोला था किसी के लिए, देखिएगा ये पॉइंट आप याद रखिएंगे, क्योंकि अभी अब आप इसमें आगे आप MSc कर रहे हो तो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि जो p ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, p ब्लॉक एलिमेंट यूजुअली प्रेफर TBP, यूजुअली, क्योंकि अभी आप बोलेंगे सर स्क्वायर पिरामिडल बनेगा कि TBP बनेगा व्हेन H = 5, उसका आंसर मैं दे रहा हूँ। p ब्लॉक एलिमेंट यूजुअली जरूरी नहीं है, कभी कभी बना सकता है, उसका भी रीजन है क्यों बनाएगा सर। यूजुअली प्रेफर TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 5। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 जब होगा उसमें यूजुअली जो p ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो बनाते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कल बोला था कि H = 5 उसकी शेप होगी, अगर आपने घर में पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। आप बोलते आज सर DSP3, 3 और 1 4 और 5। इसकी 2 पॉसिबिलिटी थी, एक थी TBP, एक था स्क्वायर पिरामिडल। इसका मैंने अभी बता दिया, ट्रायंगल बनाया मतलब ये मेटल है, इसका ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बनाने के बाद इसको ऐसे ये हो गया TBP। स्क्वायर पिरामिडल अभी बनाया, ये हो गया स्क्वायर और ये हो गया ऊपर पिरामिड। तो स्क्वायर पिरामिड भी पॉसिबल है फॉर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए, टू मिनिमाइज द रिपल्शन, ये भी पॉसिबल, बट उसके लिए मैंने आपको बता दिया p ब्लॉक एलिमेंट यूजुअली प्रेफर TBP फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 5। चलिए आगे, जो सेमी मेटलॉइड्स होते हैं वो बोथ प्रेफर कर रहा है, कभी वो भी और कभी ये भी। सेमी मेटलॉइड कैन हैव बोथ, मतलब उसमें पॉसिबिलिटी है TBP एज वेल एज स्क्वायर पिरामिडल। उसके बाद तीसरा पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट
इन केस ऑफ डी ब्लॉक कॉम्प्लेक्सेस भी लिख सकते हैं, इन केस ऑफ डी ब्लॉक कॉम्प्लेक्सेस if pi bonded or chelated ligands, if pi bonded, ये फिर आपको समझ आएगा सेकंड यूनिट में, ये pi bonded or chelated ligands are present square pyramidal geometry form. Square pyramidal geometry is present. In coordination number 5. चले बेटा इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है बेटा, इसको स्क्रीनशॉट उठाइए, ये पॉइंट याद करके रखिए, ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक पॉइंट जो मैं आज बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, इससे बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप पढ़ेंगे। चलिए बेटा, देखो बेटा, स्ट्रक्चर एक है इस कंपाउंड का Na, इसको याद रखिएगा, इस पॉइंट को भी, NiBr2 PPH3 NiBr2 PPH3 PPH3 इज अ लिगेंड जिसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फास्फीन, ट्राइफिनाइल फास्फीन। फास्फोरस को 3 होते हैं, यहाँ पे जाके 3 बॉन्ड बना रहा है 3 pH के साथ, मतलब ये एक होता है इस तरीके से, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस तरीके, उसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फास्फीन, इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फास्फीन। चलो ये आया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अब, तो ट्राइफिनाइल फास्फीन है ये। अब देखिए बेटा, इसके जो स्ट्रक्चर है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर वो डिपेंड है हीट एंड कंसंट्रेशन पे, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है 4 लिगेंड से, इसका मतलब या तो टेट्राहेड्रल या तो स्क्वायर प्लेनर, या तो स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और जो इसका शेप है, जो इसकी शेप है, दैट शेप डिपेंड्स ऑन, ये एक्चुअली कंटिन्यूसली, इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कभी टेट्राहेड्रल कभी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब किस पे डिपेंड है ये, वो कब क्या होगा, डिपेंड्स ऑन हीट एंड टेम्परेचर, मतलब हीट जब देते हैं, हीट एंड कंसंट्रेशन पे डिपेंड है इसका स्ट्रक्चर। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, मॉलिक्यूलर मास इज सेम, बट द चेंज इज इन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इज चेंज्ड। तो स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड है, हीट पे डिपेंड है। These are isomers and this type of isomerism is called as polytopic isomerism. This isomers are called as polytopic isomer, polytopic isomer, जहां पे जाके आपको ये स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ऑन द बेस ऑफ हीट और कंसंट्रेशन, उसमें जो यहाँ पे, और सेपरेट भी इसको किया जाता है टेम्परेचर पे ही, तो यहाँ पे जो बन रहा है वो बनता है क्या, आइसोमर, पॉलीटोपल आइसोमर। चलिए बेटा, और एक पॉइंट, अगर फास्ट जा रहा हूँ तो बोलिएगा, जरूर बोलिएगा। देखो बेटा, सर आप फास्ट जा रहे हैं। फास्ट जा रहा हूँ तो बोलिएगा। यस सर। चलो ठीक है। सर आपने क्या कहा, NiBr2, इसका स्क्वायर प्लेनर और इसका स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल भी, इसका स्ट्रक्चर है स्क्वायर प्लेनर भी, मतलब ये कंटिन्यूसली एक्सचेंज होता है टेट्राहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर, बट इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। तो ये जो कंटिन्यूसली, आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास इज सेम, ओनली द चेंज इन दिस स्ट्रक्चर एंड विच आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, तो उस आइसोमेरिज्म को कहते हैं पॉलीटोपल आइसोमेरिज्म, पॉलीटोपल आइसोमेरिज्म। देखो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन में भी आपको मैं बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 2 टाइप्स, वन इज परफेक्ट, अनदर इज नॉन परफेक्ट।
परफेक्ट एंड नॉन परफेक्ट, परफेक्ट एंड नॉन परफेक्ट। परफेक्ट के केस में आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे देखेंगे बेटा, आपके पास है sp2, आपके पास है sp3, आपके पास है यहाँ पे जाके sp। अगर आप इनको देखेंगे, these hybridizations are perfect hybridization। आप डेफिनेशन क्या बताते हो हाइब्रिडाइजेशन की? हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आप बताते हो कि the redistribution of energy, the atomic orbitals combine or mix and they redistribute the energy and forms the hybrid orbitals, and the hybrid orbitals arrange themselves in such a way so that there should be minimum repulsion। okay? अब जाके अब sp होगा तो मिनिमम रिपल्शन तभी होगा जब 180 डिग्री होगा एंगल। sp3 के केस में आपको पता है कि मिनिमम रिपल्शन कब होगा, जब 109 एंगल होगा, 28 मिनट होगा। तो sp2 के केस में आपको पता है कि जो 120 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। बट अगर आप देखेंगे बेटा, नॉन परफेक्ट में आता है सबसे पहले DSP3। ये जो DSP3 है ना, DSP3 को आप कितने टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, पूरा ध्यान समझिएगा बेटा। नॉन परफेक्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके टोटल है 5। कितने हैं? 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल को मिनिमम रिपल्शन किस एंगल पे होना चाहिए? अगर ऐसा देखेंगे तो हम ऐसा कहेंगे कि पेंटागोनल होना चाहिए। सिंपल सी बात है, 60 डिग्री एंगल। और क्योंकि हम करेंगे 360 डिग्री को डिवाइड बाई 5, हम देखेंगे नहीं 72 आएगा, 72 आएगा। 5 5 का होगा 35 और नहीं 5 कितना हो जाएगा, 5 7 का 35, हाँ 72 एंगल होना चाहिए। बट अगर आप देखेंगे ना DSP3 का जो आपने अभी बता दिया कि सर h is equal to 5, the shape is pentagonal bipyramidal TBP, ट्राइगोनल सॉरी पेंटागोनल है TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक्चुअली क्या है, आप इसकी शेप ऐसे बताते हो, दिस शेप। एक्चुअली शेप है क्या? एक्चुअली दिस शेप इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2। वन इज ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, मीन्स द शेप इज एक्चुअली ट्रायंगुलर। एक तो ट्रायंगल है ये, और एक 180 डिग्री एंगल है। मतलब ये और ये कंबाइन है, 180 डिग्री एंगल एंड दिस ट्रायंगुलर है। ट्रायंगुलर मतलब 120 डिग्री एंगल। इसमें टू टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, इसमें 2 टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, एक है 120 डिग्री एंगल, एक 180 डिग्री एंगल। बट हमने वहां पे क्या बोला था कि वहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ वे सो दैट देयर शुड बी मिनिमम रिपल्शन। अब होगा क्या? अब अगर इसको देखेंगे, एक्चुअली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ DSP3 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ sp2 प्लस dp। इसलिए ये परफेक्ट हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। इट इज नॉट ए परफेक्ट हाइब्रिडाइजेशन, imperfect or non-perfect hybridization. It is the combination of sp2 हो गया triangular planar and dp हो गया 180 डिग्री। क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे dp क्या है, two hybrid orbitals arrange themselves in such a way so that there will be minimum repulsion, that is 180 degree angle, and this is 120 degree angle। तो ये एक्चुअली DSP3 जो है ना, DSP3 एक्चुअल ओरिजिनल हाइब्रिडेशन नहीं है, नॉन परफेक्ट हाइब्रिडेशन है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ sp2 and dp, that is why the shape is this triangular bipyramidal। ध्यान दीजिए, ठीक है? समझ आया जी सर। ओके, परफेक्ट नॉन परफेक्ट बता दिया आज। देखिए बेटा, बेंट रूल क्या होता है, टाइम अगर है तो बेंट रूल पढ़ेंगे। बेंट रूल इसी के साथ है। बेंट रूल क्या है मैं लिखवाऊंगा नहीं, अदरवाइज लिखवाना था, बट आप इसको समझिए। देखो बेटा, PCl 5 है, बेंट रूल इसी जो मैंने भी बता दिया आपको, नॉन परफेक्ट हाइब्रिडेशन इसी के लिए है बेंट रूल। PCl 5 का कोई मसला ही नहीं है, Cl कहीं पे भी जाए, Cl। बट अगर यहाँ पे जाके 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आए, एक आया फ्लोरीन, एक आया Cl।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आए PCl3 एंड F2, मतलब यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हैं, एक है Cl, एक है F। अब आप बोलेंगे कि सर ठीक है जहां मर्जी है वहां पे रखेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, बिकॉज दीज ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट नेचर, दीज ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट नेचर, समझिएगा बेटा, क्योंकि इनका नेचर ही अलग है। मैंने पहले ही बोला कि इट इज नॉन परफेक्ट हाइब्रिडाइजेशन अगर आपके पास है PCl3F2, ठीक है। अब देखिए बेटा, जो आपका फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, वो है D2sp3, DsP3 है। अब इसमें क्या क्या है, एक है sp2 प्लस Dp। इसका मतलब यहाँ पे आपको जो हाइब्रिडेशन बन रही है इसके लिए वो ये है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल एक, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल, पांचवा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये है इसके और इसके बीच में इसके और इसके बीच में 90 डिग्री एंगल है। शायद मेरे पास यहाँ पे होगा, आई विल शो यू, जस्ट वेट अ सेकंड, यस। एक सेकंड बेटा, अगर ये यही है तो नहीं है। कहीं पे नजर जस्ट वेट अ सेकंड, 1 2 3 4 5 6 नहीं आ रहा है अच्छा तक, 1 2 3 4 1 2 3 4 6 4। हाँ देखो बेटा, आ गया, एक निकला बड़ी मुश्किल से। मॉडल निकाल रहा हूँ, अगर जी निकला तो ठीक है। देखो बेटा, ये आपका TBP, दिस इज योर TBP, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये है आपका TBP, ठीक है, ये TBP। अब यहाँ पे जो एक्सेल है इसको बोलते हैं एक्सेल, ये वाला जो 180 डिग्री पे एंगल पे है वो ये एक्सेल है, ये इक्वेटोरियल है। अब इसके और इसके बीच में कितना एंगल है, एक्सेल और इक्वेटोरियल वाले के बीच में 90 डिग्री एंगल, और ये एक्सेल दो वाले का 180 है और इन दो के बीच में है 120। अब देखिए बेटा, जो मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूँ आपको, इनके बीच में जो एंगल है इसके और इसके बीच में वो 90 डिग्री है। आपको यहाँ पे दिखे या नहीं दिखेगा वो अलग बात है, इनके बीच में है 120 डिग्री। अब देखिए बेटा, इसमें इसका नेचर जो है, जो इक्वेटोरियल वाला है, ये वाला यहाँ पे जो इक्वेटोरियल यहाँ पे है, जो यहाँ पे जाके इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल का जो नेचर है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, पूरा ध्यान देना, क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, DP, बट 100% DP नहीं होगा, सम ऑफ द s कैरेक्टर विल बी देयर, बट देयर विल बी वेरी वेरी मिनिमम s कैरेक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा, जहां पे मोर एंगल होता है वहां पे मोर s कैरेक्टर होता है, ये याद रखिए, मोर s कैरेक्टर, मोर एंगल, 120 एंगल है इक्वेटोरियल में, मोर एंगल, मोर s कैरेक्टर, मोर s कैरेक्टर। इसका मतलब किसके साथ, मोर s कैरेक्टर मीन्स किसके नजदीक है, ये बिल्कुल नजदीक है न्यूक्लियस के नजदीक,
इसलिए लेस पी कैरेक्टर, लेस पी कैरेक्टर, लेस पी कैरेक्टर होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी मोर। जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होता है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी मोर। मोर एंगल, मोर एंगल, मोर एस कैरेक्टर, लेस पी कैरेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान दीजिए बेटा, मैंने आपको क्या बता दिया, ये पॉइंट आप याद रखिए। अब इसके लिए 90 डिग्री एंगल है, 90। और एक चीज, ये जो बॉन्ड होगा ये होगा शॉर्टर, इक्वेटोरियल वाला, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। इसके लिए देखिए जो डीपी है, जो डीपी मैंने आपको बता दिया, इसके लिए लेस एंगल, लेस एस कैरेक्टर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, लॉन्गर बॉन्ड लेंगे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, लॉन्गर बॉन्ड लेंगे। अब बेंट रूल क्या बोल रहा है, ये तो बात हुई यहाँ पे इस ऑर्बिटल की। अब इसकी यहाँ पे ऑर्बिटल का नेचर क्या है और इस ऑर्बिटल का नेचर क्या है, मैंने सिर्फ इतना बता दिया। अब ध्यान दीजिए बेटा, ये जो यहाँ पे ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल है, जहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर होगा ऑर्बिटल का पहले से, क्या वहां पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा? आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब मोर वाले के ऊपर क्या आएगा, जिसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लेस। गुड, बस यही बेंट रूल है। बेंट रूल ये कह रहा है कि, बेंट रूल ये कह रहा है यहाँ पे जाके बता रहा है कि in TBP a group prefer to join an axial position, more electronegative atom will join the axial position, more electronegative atom will prefer to join the axial position. Why axial position? Because axial position is less electronegative. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैंने आपको बैटल से पहले अच्छी तरह से समझाया कि क्यों जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ पे, एक्सियल पोजीशन पे, बिकॉज ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। इसको आप पॉइंट डाउन, राइट डाउन कीजिए इसको कि टीबीपी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आर ग्रुप प्रेफर टू ज्वाइन द एक्सियल पोजीशन। ये बेंट रूल है आपका, ये बेंट रूल है आपका। इन टीबीपी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव or more electronegative atom or group prefer to join axial position। वो मैंने बता दिया क्यों। अब देखिए, आप बहुत इजी है। अब आपके पास ये है, अब आपको ये समझ लिया आपने। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। PCl3F2 है तो तुरंत आप बोलेंगे सर P है, ठीक है सर, Cl है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इधर आएगा और यहाँ पे आएगा F। F will go to the axial position। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही है, क्या करूँ, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लग रहा है सर। बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे। मैंने कहाँ पे बोला बॉन्ड लेंथ इज मोर, एक्सियल बोला लॉन्गर, एक्सियल बोला लॉन्गर, और इक्वेटोरियल बोला, मैंने बोला कि एक्सियल इज लॉन्गर देन इक्वेटोरियल। बट यहाँ पे देखिए, अगर PF की बॉन्ड एंगल देखेंगे और PCl की देखेंगे, विच विल बी मोर, ये एक्सियल पे है, ये इक्वेटोरियल पे, कौन सा होगा बॉन्ड लेंथ? PF का होना चाहिए ज्यादा, सब लिखते हैं, इसी को टिक करते हैं एग्जाम्स में, बट यहाँ पे PCl ज्यादा है, PCl का ज्यादा है देन बेटा PF। सर क्यों? मैं बोलूंगा बेटा, बिकॉज द साइज ऑफ सेल इज बिगर। साइज ऑफ सेल इज, अगर सिर्फ SF होते ना तब जाके आप वहां पे लिखेंगे, बट यहाँ पे हमें साइज ऑफ द एटम भी देखना है। साइज ऑफ क्लोरीन इज बिगर, दैट इज व्हाई द बॉन्ड लेंथ ऑफ PCl इज मोर देन बेटा PF। ठीक है बेटा, और एग्जांपल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, कि और भी क्वेश्चन बताऊंगा इसके रिलेटेड, व्हिच विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर में। और लेंथी लेक्चर लेता, बट फिर अपलोड कल का भी अपलोड करना है, आज का भी अपलोड करना है, इट विल टेक टाइम, तो इसलिए इतना ही आज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे और भी पॉइंट। थैंक यू सो मच।
सर कल हमारी क्लास